नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका भाई अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सुजश प्रश्नोत्तरी नंबर 2। एक्चुअली दोस्तों, हमने सुजश प्रश्नोत्तरी नंबर 1 पहले कर चुकी है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ और विश्वास बहुत ही शानदार तरीके से रहा। लगभग उस वीडियो को बहुत ही अच्छे खासे लोगों ने देखा है और आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भी हम कहें कि जुलाई महीने से हर अपनी जो सुजस की जो मासिक पत्रिका है उसमें प्रश्नोत्तरी देना शुरू किया है। और मैं कहता हूं दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, गिनती के 24-25 के आसपास प्रश्न आते हैं, लेकिन ये प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे दोस्तों। एक एक प्रश्न बहुत कीमती होने वाला है। हम ऐसा कहें कि इन प्रश्नों को मैं आप लोगों को एकदम डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, जो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे आप घूम जाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी एक एक प्रश्न का हम लोग बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे, जैसा हम सामान्य हमारे मॉडल पेपर में करते हैं, वैसे ही हम सुजस प्रश्नोत्तरी के भी सारे प्रश्नों का चीर फाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि आप लोगों को उस एग्जाम में उसके इर्द गिर्द किसी भी तरह का प्रश्न आए वो हमारे गलत नहीं हो, हमारी पहुंच से बाहर नहीं जाए। ठीक है, गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को, राम राम आप सभी को। बिल्कुल, आप आज की क्लास हम शुरू करते हैं, भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेते हैं और आज की क्लास का आगाज करते हैं। बस आप लोगों को जो प्रश्न आप लोगों को आए वो देखते चलना है कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने प्रश्न गलत होते हैं। और दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आप अगर वीडियो स्किप कर जाओगे तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा है ना, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, मेरा तो काम है, मुझे करना है, मैं तो सूरज की तरह निकल रहा हूं दोस्तों। सूरज आता है जाता है, अपना काम करता है, उसी तरीके से मैं भी बनाऊं। ठीक है, मैं आऊंगा वीडियो लेके, आप लोगों को डेली 5 बजे वीडियो मिलेगी, चाहे आप देखो चाहे मत देखो। लेकिन मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो देखोगे, आप लोगों को, अगर आप लोग मेरी क्लास में बने रहोगे, मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को लोगों से 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 10 कदम आगे रखने की मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हम, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे सुजस प्रश्नोत्तरी हो, चाहे हमारे सुजस हम कहेंगे सुजस सार संग्रह के नोट्स हो, हर तरीके से आप लोगों को लोगों से 10 कदम आगे रखने की दावे के साथ में हम जो है रेट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करें मेरे दोस्तों। अब भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेते हैं, इस क्लास का आगाज करते हैं। ठीक है भाई, चलो अब आप लोगों को देखते चलना है कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही होते हैं, कितने प्रश्न गलत होते हैं। चलो भाई, आज का पहला प्रश्न लेते हैं भाई। पहला प्रश्न क्या करा है, पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में प्रथम बार एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी कहां देखी गई? टोंक, जयपुर, झालावाड़ या फिर अलवर? हाँ भाई, ये तो प्रश्न हमारी पिछली वाली सूझस में भी था। ये जो प्रश्न है ये हमारी पिछली वाली सूझस में भी था, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मतलब जैसे हम कहें कि अभी शायद 1-2 कोई परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था, और आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न भाई मेरे दोस्तों, फटाफट से जवाब देना आप लोगों को। हाँ भाई, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना कि ये जो दुर्लभ है ना एल्बिनो जो सनफ्लावर गैलरी है, कहाँ देखी गई? बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा आप लोगों का, टोंक में देखी गई। टोंक में कौन सा पार्क भाई? जो सीआईएसएफ का जो पार्क बना हुआ, उस पार्क में नीम का पेड़ है। कौन सा पेड़ है भाई? नीम का पेड़ है, उसी नीम के पेड़ पर ये सनफ्लावर गिलहरी देखी गई। वैसे तो ये जो गिलहरी है ये हम कहें कि पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी देखी जा चुकी है, सफेद कलर की होती है, जिसकी आंखें लाल कलर की होती है। तो ये ऐसी जो गिलहरियां 1 लाख में एक गिलहरी होती है, और ये हमारे राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में पहले देखी जा चुकी है, लेकिन ये बहुत कम दिखती है, इसीलिए हम इससे क्या कहते हैं भाई, दुर्लभ है, रेयर है ना, जो हम कहें कि बहुत मुश्किल से पाई जाती है। तो क्या नाम है भाई इसका? एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी। नेक्स्ट देखो भाई, अगला सवाल, नागौर जिले के दधिमती माता मंदिर के सभा मंडप के गोवर्धन स्तंभ लेख की लिपि कौन सी है भाई? गुजराती, ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर मुड़िया? ध्यान रखना दोस्तों, हम जानते हैं कि नागौर जिले के अंदर जो दधिमती माता का मंदिर है, हम जानते हैं कि दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी। कौन से ब्राह्मण भाई? दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है भाई? ध्यान रखना, ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता का मंदिर कहाँ है भाई? गोठ मांगलो नागौर। हाँ भाई, गोठ मांगलो जिप्सम के लिए भी प्रसिद्ध स्थान और दधिमती माता के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध स्थान है ना, गोठ मांगलो। ठीक है, तो कि उसके जो सभा मंडप है, उसके जो गोवर्धन स्तंभ लेख, कौन सा लेख है भाई? कोई आप लोगों से पूछे कि गोवर्धन स्तंभ लेख कहाँ लिखा हुआ है, तो कि दधिमती माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना भाई, इसमें लिपि कौन सी भाई? ब्राह्मी लिपि। कौन सी भाई? ब्राह्मी लिपि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई हमसे पूछे कि मूरिया लिपि के आविष्कारक कौन है भाई? इनका भी ध्यान रखना, टोडरमल, राजा टोडरमल का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये मूरिया लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला देखो, अगला तीसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में से भक्त कवि और रचना, यानी एक तरफ हमको कवि का नाम दिया गया, एक तरफ उनकी रचना का नाम दिया गया, और पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है भाई। ठीक है, देखो, पहला हरिदास जी केलीमाल, नाभादास जी अष्टयाम, साधु दयाल जी हरडेवाणी, मीराबाई गीत गोविंद। हाँ भाई, फटाफट से जवाब दो।
आप लोगों को मेरे साथ जवाब देते हुए चलना है, आप लोगों को जवाब देते हुए चलना है, ताकि हमको एनालिसिस तो हो कि यार मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। हाँ, हमको ये कोई नहीं बताने आएगा मेरे दोस्तों कि आप कितने गहरे पानी में हो, ये हमको खुद पता करना है कि मेरी नाव कितने गहरे पानी में, और मुझे इस गहरे पानी से किनारे की तरफ कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, है ना, कब जाऊंगा। तो कि ये हमको ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सिर्फ 2.5 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है। इस 2.5 महीने के समय को सही सदुपयोग करते हुए, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देते हुए, बहुत ही शानदार आप लोगों को तैयारी करनी, जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। मैं जानता हूं दोस्तों, ये कुछ किताबों के नाम आपने पहली बार सुने होंगे, मैंने भी पहली बार सुने, ठीक है, होता है ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे मना पूरी इस सृष्टि का ज्ञान मुझे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। लेकिन ये है कि दोस्तों कोई कुछ चीजें होती है, अगर कुछ ऐसा आपको कुछ नया ऐसा मिले तो अपने नोट्स में जरूर ऐड करना, ठीक है। ध्यान रखना भाई, हरिदास जी केलीमाल बिल्कुल सही है। हरिदास जी हम जानते हैं कि हमारे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। हरिदास जी राजस्थान के वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी 2 रचना तो हमको पता ही थी, मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। एक रचना का और नाम ध्यान रखना, केलीमाल, है ना। नाभादास जी की रचना कौन सी भी, अष्टयाम, ये ठीक है। उसके बाद दादू दयाल जी की हरडे वाणी है ना, काया बेली है ना। एक और ध्यान रखना, काया बेली बार बार परीक्षा में पूछी जाती, काया बेली हरडे वाणी, ये रचना किसकी भी, दादू दयाल जी की। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मीराबाई की रचना जो है गीत गोविंद नहीं है, ये जो गीत गोविंद है ये तो रचना किसकी है भी, ध्यान रखना, जयदेव की। किसकी है भाई, जयदेव की। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। इस पर टीका महाराणा कुंभा ने भी लिखी है, गीत गोविंद पर टीका। और इसी गीत गोविंद पर टीका, हाँ, गीत गोविंद पर टीका मीराबाई ने लिखी। ध्यान रखना, गीत गोविंद मीराबाई की रचना नहीं है, गीत गोविंद तो जयदेव की रचना है। इस गीत गोविंद पर टीका किसने लिखी है भाई, मीराबाई ने लिखी। याद रहेगा भाई, गीत गोविंद पर टीका किसने लिखी है, मीराबाई ने लिखी है, जिसे राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मीराबाई, कोई आपसे पूछेगी दोस्तों, मीराबाई जो है महाराणा सांगा की पुत्र वधु थी, यानी महाराणा सांगा के जो पुत्र था भोजराज, उनकी शादी 1516 ईस्वी में मीराबाई से हुई थी, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ की बहू थी मीराबाई। अगला सवाल देखो भी, अगला सवाल क्या कर हमसे, असाध्य बीमारियों से ग्रस्त वृद्धजनों की देखभाल हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में खोले गए वार्ड का क्या नाम है भाई, गोविंदाश्रय वार्ड, रामाश्रय वार्ड, पिताश्रय वार्ड, या फिर दीनाश्रय वार्ड। फटाफट से जवाब दो भाई, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है कि भाई हम कहें कि राजस्थान सरकार ने एक पहल शुरू करी है, जिसमें ऐसा कोई असाध्य जो बीमारियां होती है, जिनमें जो वृद्धजन होते हैं, जो हम कहें कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए स्पेशल से एक वार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि उनको अधिक से अधिक जो चिकित्सा सुविधा है वो बिल्कुल एकदम सुगमता पूर्वक उपलब्ध करवाई जा सके। इसके लिए कौन से वार्ड दिए गए मेरे दोस्तों, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कौन सा सही है भाई, रामाश्रय वार्ड। ऐसे वार्ड को क्या नाम दिया गया भाई, रामाश्रय वार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई। और इसके लिए भाई ये केवल वृद्धजनों के लिए, केवल वृद्धजनों के लिए ये था ना, 30-40 साल, है ना, 30-40 साल के लोगों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। रामाश्रय वार्ड है, ये वृद्धजनों के लिए। राजस्थान सरकार ने एक पहल शुरू करी है, जिसमें राजकीय चिकित्सालय, ध्यान रखना भाई, राजकीय चिकित्सालय में एक पर्सनल इनके लिए वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड का क्या नाम है भाई, रामाश्रय वार्ड। ये आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, निम्न में से किस खनिज भंडार में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है भाई, फेल्सपार, टंगस्टन, फ्लोराइट, सोना। भाई किस खनिज के अंदर राजस्थान देश में पहले नंबर पे है। हाँ भाई, या हम कहें कि देश में राजस्थान हमारे, हम कहें कि पूरे देश में राजस्थान अग्रणी राज्य किस खनिज के अंदर है भाई, फटाफट बताओ। बिल्कुल, है ना, ये तो सवाल आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, ये तो शानदार तरीके से आप लोगों को क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है हमारे। हाँ भाई, इसमें तो हमारे कोई दिक्कत भी नहीं है, शानदार जवाब आया भाई, फेल्सपार। फेल्सपार खनिज मेरे दोस्तों, कोई पूछे सबसे ज्यादा इस अजमेर जिले के अंदर होता है फेल्सपार, है ना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान कौन से नंबर पे भाई, पहले नंबर पे फेल्सपार के अंदर। हम कहेंगे कौन सी चट्टानों से, पेगमेटाइट, कौन सी भाई, पेगमेटाइट चट्टानों से हमको क्या प्राप्त होता है भाई, हमारे फेल्सपार प्राप्त होता है। ये हमारे, हम कहेंगे पाली में चानेटिया हो गया, खेरथल, है ना, खेरथल, खेरथल तिजारे में भी फेल्सपार पाया जाता है। और हमको कोई पूछे तो कि, है ना, ये 1-2 जगह के नाम जरूर आप लोगों को याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अजमेर जिला जरूर याद रखना फेल्सपार के लिए। कोई पूछे दोस्तों टंगस्टन, तो कि टंगस्टन डेगाना, कहाँ भाई, डेगाना नागौर, जो इसकी सबसे बड़ी माइंस मानी जाती है टंगस्टन की, ये आप लोगों को ध्यान रखना। फ्लोराइट हम जानते हैं डूंगरपुर के अंदर, मांडो की पाल हो गई, डूंगरपुर, मांडो की पाल, है ना, डूंगरपुर में एक तो मांडो की पाल हो गई, और एक हमारे काहिला, ध्यान रखना, दोनों की जगह, दोनों जगह के नाम ध्यान रखना। क्या भाई, एक जगह तो कौन सी है, मांडो की पाल, और एक जगह कौन सी है, काहिला। ये काहिला भी पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है कि काहिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना, फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है, डूंगरपुर के अंदर है।
और कौन कौन सी जगह भी फेमस है इसके लिए, तो ये जालोर के अंदर करड़ा है, और एक हमारे काला मगरा उदयपुर के अंदर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सोना मेरे दोस्तों, सोना हम जानते हैं कि हमारे, हम कहें कि तिमारण माता हो गया है ना, तिमारण माता मंदिर। उसके बाद एक है ना, हम कहें कि आनंदपुरा जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा जगतपुरा भूकिया, ये सब सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को चारों चीजें मैंने बता दी है, इंपॉर्टेंट है। यह हमसे पूछ रहा है कि किस खनिज में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य भाई, ध्यान रखना फेल्सपार में है, और फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान का अजमेर जिला करता है। कौन सा जिला करता है भाई? राजस्थान का अजमेर जिला फेल्सपार का उत्पादन करता है, और फ्लोराइड का उत्पादन डूंगरपुर करता है। आप लोगों को कंफ्यूज मत होना फेल्सपार और है ना फ्लोराइड के अंदर। ठीक है भाई, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान के निम्न में से किस महिला तैराक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? राजस्थान की कौन सी महिला तैराक है जिसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आप लोगों को यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनेगा। हाँ भाई, देखो वर्षा सोनी, मंजरी भार्गव, सुनीता पुरी या भुवनेश्वरी कुमारी, ये आप लोगों को बताओ भाई। अच्छा सवाल है, हाँ अच्छा सवाल है, शानदार तरीके से पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि किस महिला तैराक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं जो बता रहे जा रहा हूँ वो ध्यान रखना। वर्षा सोनी का संबंध है ना तैराकी से नहीं है, वर्षा सोनी का संबंध हॉकी से। किससे भाई? हॉकी से। ये चारों राजस्थान के खिलाड़ी आप लोगों को है ना, इनका खेल तो विशेष रूप से ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ध्यान रखना कि वर्षा सोनी जो इनका संबंध हॉकी से, इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार, पहली बार जब महाराणा पुरस्कार दिए गए तब इनको सम्मानित किया गया। कोई पूछे सुनीता पुरी, क्योंकि सुनीता पुरी का संबंध भी हॉकी से है। किस खेल से भाई? हॉकी से। और इनको हॉकी के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला। ध्यान रखना, सुनीता पुरी को हॉकी के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला, याद रहेगा भाई। एक हमारे भुवनेश्वरी कुमारी, भुवनेश्वरी कुमारी का संबंध स्क्वैश से। कौन सा खेल है भाई? स्क्वैश से है, और इनको भी स्क्वैश के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, मंजरी भार्गव, मंजरी भार्गव जो है राजस्थान की महिला तैराक है, स्विमर है, जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, चारों मैंने आप लोगों को बताए। वर्षा सोनी का संबंध हॉकी से है, सुनीता पुरी का हॉकी से है, भुवनेश्वर कुमारी का स्क्वैश से है, और मंजरी भार्गव जो है ये महिला तैराक है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, इसमें मंजरी भार्गव, सुनीता पुरी और भुवनेश्वर कुमारी को हमारे इस अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि वर्षा सोनी को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रहेगा भाई। चलो अगले सवाल है ना, अगले सवाल की तरफ आते हैं। महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था भाई? जयवंता बाई सोनगरा, हाड़ी रानी सहल कंवर, उमादेव भटियाणी या सौभाग्य देवी? फटाफट से बताओ। ये तो हमारी हिस्ट्री वाला सवाल आ गया है ना, ये तो कोई करंट अफेयर्स का हमारे बच्चा ही नहीं है, तो हिस्ट्री का सवाल आ गया कि महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था भाई। हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को है ना, हम कहें कि कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बादल महल के अंदर। ये जो महाराणा प्रताप दोस्तों, महाराणा प्रताप की मम्मी का दोस्तों नाम था जयवंता बाई सोनगरा, और इनके पिता का नाम था हमारे महाराणा उदय सिंह प्रथम है ना, महाराणा उदय सिंह द्वितीय है ना, प्रथम नहीं द्वितीय, महाराणा उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई सोनगरा। वैसे ये जालोर के सोनगरा चौहानों की बेटी थी, और इनकी जो शादी है वो महाराणा उदय सिंह द्वितीय से हुई थी, और महाराणा उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई सोनगरा है ना जो है, उनके पुत्र कौन थे भाई? महाराणा प्रताप, जिन्होंने मेवाड़ के है ना, जिन्होंने मेवाड़ का नाम बिल्कुल हम कहें कि इतिहास में, विश्व में बिल्कुल एकदम रोशन कर दिया। हम कहें कि आज भी इनका नाम बड़ी है ना सम्मान से लिया जाता है। एक हमारे हाड़ी रानी सहल कंवर, इनका भी ध्यान रखना भाई। ये हमारे रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी भाई। कौन थे भाई? रतन सिंह चुंडावत। ये सलूम्बर के थे। कहाँ के थे भाई? सलूम्बर के थे रतन सिंह चुंडावत। ये महाराणा राज सिंह के सेनापति थे। जब राज सिंह और हम कहें कि औरंगजेब का युद्ध हुआ, तब रतन सिंह चुंडावत को इस युद्ध में जाना था, और इनकी शादी नई नई हुई थी। ठीक, नई नई शादी होने के कारण रतन सिंह चुंडावत है ना युद्ध भूमि में जाने के लिए थोड़ा सा है ना हिचकिचा रहा था। तो हाड़ी रानी है ना, हाड़ी रानी सहल कंवर ने जब रतन सिंह ने कुछ हम कहें कि कुछ निशानी मांगी, तो हाड़ी रानी सहल कंवर ने इनको अपना सिर काट के दे दिया। मेघराज मुकुल की भी है ना, मेघराज मुकुल की अच्छी रचना भी है, सर है ना चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दियो क्षत्राणी। ठीक है, तो ये रचना किसकी है भाई? मेघराज मुकुल की। तो ध्यान रखना, हाड़ी रानी सहल कंवर। ठीक है, कोई पूछे हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है भाई? है ना, हाड़ी रानी की छतरी कोई पूछे तो सलूम्बर के अंदर है। छतरी कोई पूछे तो क्या बताएंगे भाई? सलूम्बर के अंदर है। हाड़ी रानी की बावड़ी कोई पूछे तो क्या बताएंगे भाई? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। ये दोनों भी हमको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोई हमसे हाड़ा रानी की छतरी पूछे तो बताएंगे सलूम्बर, और बावड़ी पूछे तो टोडा राय सिंह टोंक बताएंगे। ठीक है भाई। कोई पूछे उमादेव भटियाणी, हम जानते हैं कि राव मालदेव की रानी का क्या नाम था भाई? राव मालदेव की रानी का क्या नाम था भाई? उमादेव भटियाणी, जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ भाई, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है।
एक हमारे सौभाग्य देवी। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, सौभाग्य देवी जो ये महाराणा मोकल की वाइफ थी। कौन थी भाई? महाराणा मोकल की तो पत्नी थी। और सौभाग्य देवी और महाराणा मोकल से ही किसका जन्म हुआ भाई? महाराणा कुंभा का। यानी हम कहें कि महाराणा कुंभा की मम्मी का क्या नाम था भाई? सौभाग्य देवी था। और महाराणा प्रताप की मम्मी का नाम जयवंता बाई सोनकरा। ये आप लोगों को चारों चीजें याद रखनी, याद रहेगी। चलो भाई अगला देखो, रोहिड़ा। रोहिड़ा वृक्ष का वनस्पति का नाम क्या है? ये वैसे गलत लिखा हुआ है ना, रोहिड़ा वृक्ष थोड़ी है, रोहिड़ा तो पुष्प है। हाँ भाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं है ना, राजस्थान सरकार है, गलतियां कर देती है ना। रोहिड़ा जो है इसका वनस्पति का नाम क्या है भाई? प्रोसोपिस सिंड्रेरिया, टिकोमेला अंडुलेटा, है ना, एजाडी, है ना, हम कहें कि एजाडीरेटा इंडिका, या फिर सेल्वाडोरा पेरिस्का। हाँ भाई फटाफट से बताओ कि भाई हमारे जो रोहिड़ा है, रोहिड़ा का वनस्पति का नाम क्या है भाई? है ना, ये दो तो हमको वैसे ही कट गए, ये दो तो वैसे ही नहीं है ना। अब आपको कंफ्यूजन भी होगा तो दो में होगा, प्रोसोपिस सिंड्रेरिया और टिकोमेला अंडुलेटा। हम जानते हैं दोस्तों, प्रोसोपिस सिंड्रेरिया तो खेजड़ी को बोलते, किसको बोलते भाई? खेजड़ी का नाम है प्रोसोपिस सिंड्रेरिया। तो भाई टिकोमेला अंडुलेटा किसका नाम है भाई? हमारे रोहिड़ा का। रोहिड़ा जो कि हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प माना जाता है, और इसका वनस्पति का नाम क्या है भाई? टिकोमेला अंडुलेटा। याद रहेगा। कोई पूछे कि ये ना, हम कहें कि एजाडीरा इंडिका जो है ये नीम को बोलते हैं। नीम जो होता है ना, नीम, हम कहें कि राजस्थान का पहला नीम कॉरिडोर भीलवाड़ा में बन रहा है। भगवान श्री देवनारायण की जो जन्मस्थली है, मालाश्री डूंगरी आसीन भीलवाड़ा, वहाँ पे नीम कॉरिडोर बन रहा है। नीम कॉरिडोर का मतलब है कि हम कहें कि 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र में नीम के पौधे लगाए जाएंगे। नीम हम कहें कि आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि के ज्ञाता कौन है भाई? हमारे भगवान देवनारायण। और नीम दोस्तों, हम कहें कि नीम एक प्राचीन समय से एक पौधा है जिसका उपयोग जो है ये औषधि के अंदर किया जाता है। नीम थोड़ा सा कड़वा भी लगता है, एक मीठी नीम भी आती है, दोनों ही प्रकार की नीम उपलब्ध है। कोई पूछे कि है ना, सेल्वाडोरा पेरिस ये क्या है, तो कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, पीरू। पीरू या फिर इसका एक नाम और मिलता है जाल। कोई पूछे कि जाल का वृक्ष या फिर पीरू का वनस्पति का नाम क्या भाई? सेल्वाडोरा पेरिस का। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, निम्न में से सांपों की कौन सी प्रजाति सामान्यतः राजस्थान में नहीं पाई जाती? ठीक है, वैसे तो भाई आस्तीन आस्तीन के सांप होते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना भाई, राजस्थान में सांपों की कौन सी प्रजाति नहीं है? इंडियन कैरेट, है ना, रूसिल्स वाइपर, है ना, स्पेक्टेड कोबरा, या फिर बम्बू पिट वाइपर। हाँ भाई बताओ। अब ये तो हमने कभी चीजें पढ़ी नहीं, तो सर हमें कैसे पता होगा कि सांपों की कौन सी प्रजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? कोई बात नहीं, ध्यान रखना भाई, इंडियन कैरेट अब हमारे राजस्थान में पाया जाता है। ये हमारे जो स्पेक्टेड कोबरा जो ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है। रसेल्स वाइपर राजस्थान के अंदर पाया जाता है। हम कहें कि भारत में भी पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। लेकिन ये बम्बू वीट पाइपर ये हमारे राजस्थान के अंदर नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है भाई? ये रूस के अंदर पाया जाता है। रूस के अंदर हम कहेंगे ठंडे इलाकों में पाया जाता है, ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। इसकी जो हम कहेंगे ये जो सांप है ये गर्म इलाकों में नहीं रह सकता। और राजस्थान तो दोस्तों बिल्कुल हम कहेंगे कितना गर्म इलाका है, तो ये राजस्थान में नहीं पाया जाता। ये कहाँ? रूस के अंदर पाया जाता है। ये जो प्रजाति रूस में नहीं पाई जाती। ये दोस्तों बहुत जहरीला सांप होता है ये, है ना। स्पेक्ट्रल कोबरा जो है ये बहुत ही, इसे इंडियन कोबरा भी बोलते हैं, और ये बहुत जहरीला सांप होता है। अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे? जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास, यानी जिसे हम कहते हैं DMFT, निधि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु नहीं किया जाता है? यानी DMFT जो फंड होता है, कभी आप लोगों ने सुना होगा कि आपके स्कूल के अंदर, या मान लो कि आपके गांव के अंदर कोई कमरा वगैरह बना, है ना, लेकिन ये वैसे DMFT फंड ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां जिस गांव के आसपास कोई माइंस हो, कोई मिनरल्स, या हम कहेंगे कोई खनन, है ना, कोई खनन विभाग का या मतलब कोई काम हो, या किसी भी प्रकार की कोई माइंस हो, तो वहां के क्षेत्रों में विकास के लिए एक DMFT फंड का गठन किया जाता है, जिसमें ताकि वहाँ के स्कूल हो या सामुदायिक भवन हो, या हम कहें कि आंगनबाड़ी, है ना, चिकित्सालय, किसी भी प्रकार में ये DMFT फंड के रूप में पैसा दिया जाता है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि ये किस हेतु काम नहीं करता है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, इस DMFT फंड के जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं भाई? जिला कलेक्टर होते हैं। कौन होते हैं भाई? DMFT फंड के अध्यक्ष होते हैं हमारे जिला कलेक्टर। ध्यान रखना। वैसे जिला प्रमुख जो है, जिला प्रमुख भी एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। जिला, है ना, जिला प्रमुख जो होते हैं वो भी DMFT फंड में उनका एक अच्छा पद होता है, वो भी इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? जिला कलेक्टर होते हैं। ये ध्यान रखना। ये पूछ रहा है कि इसका उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, वृद्ध एवं निशक जन कल्याण, या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसमें DMFT फंड का उपयोग नहीं किया जाता मेरे साथियों। ध्यान रखना, स्वास्थ्य देखभाल में किया जाता है, वृद्ध एवं निशक्त जन कल्याण में किया जाता है, पर्यावरण संरक्षण में किया जाता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर इसका उपयोग नहीं किया जाता। याद रहेगा भाई, क्या आप लोगों को ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तहसीलों की संख्या सबसे कम है? क्या हमको 4 जिले बताए गए हैं और कह रहा है कि तहसीलों की संख्या सबसे कम किस जिले में?
बताओ भाई, फटाफट से बताओ। पहला है सलूम्बर, दीग, सिरोही या बालोतरा। किस जिले में तहसीलों की संख्या संख्या सबसे कम है भाई? फटाफट से बता दो। ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल, है ना। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सलूम्बर में केवल 5 तहसीलें। सलूम्बर में केवल 5 तहसीलें, ये है ना। सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा भाई? सलूम्बर है ना। कौन सा भाई? सलूम्बर जिला है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फिर कोई पूछे डीग में कितनी तहसीलें भाई? डीग में 9 तहसीलें। कितनी भाई? डीग में 9 तहसीलें। उसके बाद हमसे कोई पूछे सिरोही में कितनी तहसीलें भाई? 6 है। बालोतरा में कितनी है? 8 है। इतना हम याद नहीं रख पाएंगे, एक एक तहसील थोड़ी, है ना, एक एक तहसील थोड़ी याद रख पाएंगे। लेकिन सूजस में आया है, चर्चा में है, तो कम से कम हमको एक चीज एक्स्ट्रा पता चल रही है, तो इसमें बुराई कोई ना, है ना, बुराई वाली कोई बात नहीं। लेकिन ये फालतू का कचरा हमको नहीं देखना कि कौन सी में किस, क्या ना, कितनी तहसीलें। हमको बस एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है, अगर कोई जानकारी मिल रही है, जानकारी लेने में कभी कोई कमी मत रखना मेरे दोस्तों। क्योंकि, है ना, क्योंकि ऐसी जो जानकारियां, जो हम कहें कि हमारे ज्ञान बढ़ाने वाली जो चीजें, ये आपको जहां मिले वहां से हमको बटोर लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। ठीक है भाई। अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे? अगला सवाल क्या रहा है? निम्न में से किस राजस्थानी उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिला भाई? जीआई टैग हम जानते हैं, भौगोलिक सूचकांक जिसे कहा जाता है, या फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। इसको नहीं मिला भाई। बीकानेर उस्ताकला, बीकानेरी भुजिया, सोजत मेहंदी या फिर शेखावाटी बंदेज। किसको राजस्थान में जीआई टैग नहीं मिला हुआ मेरे दोस्तों? हम जानते हैं पुस्तकला को मिला हुआ है, बीकानेरी भुजिया को मिला हुआ है, सोजत मेहंदी को मिला हुआ है। ये तो अभी मिला है थोड़े दिन पहले, है ना। 17वां, हम कहेंगे 16वां उत्पाद था सोजत मेहंदी। ये बीकानेरी भुजिया मेरे दोस्तों ध्यान रखना, डूंगर सिंह में। हम कहें कि बीकानेर के एक महाराजा थे डूंगर सिंह जी, और इनके है ना, बीकानेर महाराजा डूंगर सिंह जी के काल में कौन सा ये बीकानेरी भुजिया शुरू हुआ? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, शेखावाटी बंदेज को जीआई टैग नहीं मिला। शेखावाटी बंदेज की जगह जोधपुरी बंदेज। कौन सा बंदेज भाई? जोधपुरी बंदेज को जीआई टैग मिला हुआ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शेखावाटी बंदेज को जीआई टैग नहीं मिला, बल्कि किसको मिला हुआ है? जोधपुरी बंदेज को मिला हुआ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। बाकी उस्तकला हो, बीकानेरी भुजिया हो, या फिर सोजत मेहंदी हो, इनको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन कुछ समय के लिए मिलता है, जिसमें उस क्षेत्र के, हम कहेंगे उस उत्पाद के विकास के लिए, है ना, कि वो जो उत्पाद है वो, है ना, हम कहें कि देश, हम कहें कि भारत स्तर पर या फिर विश्व स्तर पर वो ख्याति प्राप्त कर सके, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो, और वो चर्चा में रहे। अगला देखो भाई, यहूदियों का पूजा स्थल, है ना, हम कहेंगे क्या नाम है भाई? बेदखाबाद, है ना। बेदखाबाद राजस्थान के किस नगर में भाई? ये उदयपुर, जयपुर, फलोदी, पुष्कर। ध्यान रखना भाई, यहूदियों का जो पूजा स्थल है ना, बेद, है ना, बेदखबाबाद। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। बेदखबाद राजस्थान के किस नगर में भाई? ये ध्यान रखना आपको, उदयपुर, जयपुर, फलोदी, पुष्कर। फटाफट से जवाब दो। कोई मेरा साथी ऐसा हो जिसने सूजस के इसको सोल्व कर लिया हो तो बहुत बढ़िया है भाई। अगर नहीं किया हो तो आप लोगों को इस तरीके से अगर कोई बता रहा हो, है ना, एक एक अगर व्याख्या अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, सीधा सा आपको कहीं टिक वाली सूजस मिल रही होगी, लेकिन ये जो व्याख्या दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है। एक एक प्रश्न, एक एक, है ना, ऑप्शन को हम उसका, है ना, चीर फाड़ कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखना दोस्तों, यहूदियों का जो पूजा स्थल है ना, बेदखाबाद, ये कहाँ भाई? पुष्कर के अंदर है। कहाँ भाई? पुष्कर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। लगभग 22 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। हम कहें कि इतने टाइम से बंद था, अभी थोड़े दिन पहले इसको खोला गया था, इसी वजह से चर्चा में। पुष्कर के अंदर क्या भाई? यहूदियों का पूजा स्थल बेदखाबाद। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसी चीजें ज्यादातर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है ना, हमको बनक भी नहीं लगती है, चीजें पूछ ली जाती है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे? अगला सवाल कह रहा है, जयपुर पुलिस द्वारा नौकर किराएदार के ऑनलाइन सत्यापन हेतु जारी किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? दृष्टि, नजर, आंख या चक्षु। ये दोस्तों हम कहें कि किराएदार और जो मकान मालिक जो होता है ना, जो नौकर और जो किराएदार होता है, इनका, है ना, इनके बीच में एक, हम कहें कि इनका बहुत ज़्यादा ऐसे, हम कहें कि कोई मकान मालिक भी होता है, उसको भी एक डर होता है कि कहीं मेरा किराएदार मेरे मकान पे तो कब्जा कर नहीं कर लेगा। इसीलिए हम कहेंगे जो लीगल, हम कहेंगे पेपर वगैरह साइन होते हैं, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद भी जो बहुत सारे किराएदार होते हैं जो कि खुद मकान मालिक बनने की कोशिश करते हैं, मकान मालिक को धक्के मार के निकाल देते हैं, होते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें, है ना, बहुत सारे केस होते हैं। क्योंकि जो जयपुर पुलिस है, इसने नौकर और किराएदार के ऑनलाइन सत्यापन हेतु एक ऐप जारी किया। इस ऐप का क्या नाम है भाई? ध्यान रखना, नजर। क्या नाम है भाई? नजर। सबको नजर में रखेगी। कौन रखेगी भाई? जयपुर पुलिस रखेगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो, निम्न में से किस राजस्थानी विभूति पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ भाई? माघ, माघ भाई, महाकवि माघ, है ना, इन्होंने थोड़ा सा, है ना, इन्होंने या तो टाइपिंग नहीं हुई इनसे, लेकिन कम से कम माघ
कोई सिर्फ नाम लिखने का नहीं, इतनी बड़ी हस्ती है ये, है ना, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं, तो कम से कम महाकवि माघ लिखना चाहिए था। अगला देखो भाई, मीराबाई, कन्हैयालाल सेठिया और एक अल्लाह जिल्ला बाई, निम्न में से राजस्थान की कौन सी विभूति है जिनको डाक टिकट से सम्मानित नहीं किया गया? फटाफट से बताओ। हाँ भाई, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं मेरे दोस्तों, हाँ, एक बार फटाफट से आप लोग आंसर दे दो। बिल्कुल, बहुत सारे है ना जिन्होंने इसको सोल्व कर लिया उनके तो बिल्कुल सही सही आंसर आ रहे हैं, और जिन्होंने सोल्व नहीं किया मेरे दोस्तों, आप लोगों को मेरे साथ सोल्व करते हुए चलना है। और ये चीज जरूर आप लोगों को देखनी है भाई, हमारे कोई बात नहीं है ना, कुछ चीजें नई सीखने को मिल रही है हमको, ऐसे आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, महाकवि माघ, है ना, जिनकी प्रसिद्ध रचना है शिशुपाल वधम, इनको 2009 में इन पर डाक टिकट जारी हुआ। महाकवि माघ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है भाई? शिशुपाल वधम, और 2009 को इन पर डाक टिकट जारी हुआ। एक हमारे एक अल्लाह जिल्ला बाई है, इन पर ध्यान रखना भाई, 2012 के अंदर, है ना, कब हुआ भाई? 2012 के अंदर अल्लाह जिल्ला बाई पर डाक टिकट जारी हुआ है। इनको, है ना, हम कहें कि 1982 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मांड गायिका ये कौन है भाई? हमारे हाँ, है ना, बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है भाई? अल्लाह जिल्ला बाई, इंपॉर्टेंट लगाना। मीराबाई, एक दोस्तों एक सवाल मीराबाई का मैं बहुत अच्छा बताता हूँ। एक सवाल हम कहें कि आरआरबी, है ना, हम कहें कि जो इंडियन जो रेलवे है उसमें भी पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत की पहली महिला जिन पर डाक टिकट जारी किया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत की पहली महिला, यानी हम कहें कि देश आजाद होने के बाद भारत की पहली महिला जिन पर डाक टिकट जारी किया गया, कौन है भाई? ध्यान रखना, मीराबाई। कौन है भाई? मीराबाई है। 1 अक्टूबर 1952 को इन पर डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ भाई? 1 अक्टूबर 1952 को मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, भारत की पहली महिला है जिन पर डाक टिकट जारी हुआ। आरआरबी, हम कहेंगे रेलवे के अंदर भी ये सवाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगाना, ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों 2023 में 23 नवंबर 2023 को इनकी जो 525वीं जो जयंती थी, कौन सी जयंती भाई? 525वीं जो जयंती थी, उस पर भी है ना, मोदी जी ने इन पर एक डाक टिकट और जारी किया। लेकिन दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया ऐसे व्यक्ति जिन पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगर आप लोगों को अगर इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दे दे तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है? चलो भाई, राजस्थान में राजकीय आयुर्वेद है ना रसायनशालाओं की संख्या कितनी है भाई? आयुर्वेद रसायनशाला, हम कहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से रसायनशाला, या हम कहेंगे जो जो लैब जो होती है वो कितनी है भाई? 5, 6, 7, 8 बटा हुआ है, फटाफट से बताओ। राजस्थान के अंदर राजकीय रसायनशालाओं की कितनी? राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, है ना, आयुर्वेद इंपॉर्टेंट है भाई। आयुर्वेदा का जनक ही कौन? हमारा भारत है। तो ये आयुर्वेद रसायनशालाओं की संख्या कितनी है भाई राजस्थान के अंदर? ये आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलो भाई, बिल्कुल, है ना, शानदार जवाब आ रहा भाई। कितनी भाई? 5। कितनी वेधशाला भाई? 5 है। मैं पांचों के नाम लिख रहा हूँ। एक तो ध्यान रखना, भरतपुर, कहाँ भाई? भरतपुर के अंदर। एक तो कहाँ भाई? भरतपुर याद रहेगा। एक याद रखना भरतपुर, एक अजमेर, भरतपुर, एक एक अजमेर याद रखना, एक उदयपुर याद रखना भाई, एक हमारे 12 याद रखना भाई, 12, है ना, और एक हमारे याद रखना जोधपुर। 5 जगह क्या है भाई? राजकीय आयुर्वेद वेधशाला, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, 12 और जोधपुर। राजस्थान के अंदर कितनी? 5 राजकीय आयुर्वेद वेधशाला है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किन पशुओं का बीमा कवरेज नहीं किया जाता? गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी या गधा, घोड़ा? भाई किन पशुओं का? हम जानते हैं मंगला पशु बीमा योजना, जिनमें पशुओं का भी क्या किया जाएगा भाई? बीमा किया जाएगा। और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाकर, पहले तो हम जब ये योजना चली थी तब 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाता था, और वर्तमान में बजट 2025 से 20 में से बढ़ाकर कितना कर दिया भाई? ध्यान रखना, 42 लाख कर दिया। कितना कर दिया मेरे दोस्तों? 42 लाख कर दिया। यानी इनकी संख्या जो है 21 लाख से बढ़ाकर दोगुनी करके कितनी कर दी? 42 लाख कर दी गई। अब ये पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किन पशुओं का जो बीमा कवरेज नहीं किया जाता भाई? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट या फिर गधा, घोड़ा? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, गधा और घोड़ा का कोई बीमा नहीं होता, गधा और घोड़ा का कोई बीमा नहीं होता। लेकिन दोस्तों गधे का आप एक चीज देखना, हम भले इसको गधा कहते हैं, हम किसी मूर्ख व्यक्ति को भी इंगित करके कहते हैं कि भाई तारा बिल्कुल नेम गधो ही दिखे, है ना, ये बोलते हैं कि बिल्कुल गधो ही दिखे, बुद्धि कौन दिखे। लेकिन दोस्तों गधा जो है ये अपने मालिक के प्रति इतना वफादार होता है कि जीवन भर
अपने मालिक के लिए, चाहे वो कितना ही इस पे वजन ला रहा है, वजन ढो रहा है, कितना ही कुछ कर रहा है, लेकिन अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, सबसे ज़्यादा मेहनती होता है। अगर कोई मेहनत का अगर पिया है तो वो कौन माना जाता है? वो गधा माना जाता है। हाँ, इसकी बस मेहनत है कि आज के टाइम में आप लोगों को अंध, मतलब हम कहें कि जैसे एक होती है हमारे मतलब ना कि हम बिना स्मार्ट, क्योंकि आज के टाइम में दो चीज़ें होती है, हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट, है ना, हार्ड वर्क भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो, तब जाके सफलता मिलती है। क्योंकि गधे वाली मेहनत करोगे, केवल हार्ड वर्क करोगे तो उससे कोई मेहनत नहीं मिलती। हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन फिर भी वो केवल दिन के 300-500 रुपये कमा पाता है। लेकिन एक स्मार्ट वर्क करने वाला घर में बैठे बैठे फोन चलाते चलाते भी वो 1000, 1500, 2000, 5000 रुपये महीने हम कहें कि दिन के कमा लेता है। तो ये तो फर्क होता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में। लेकिन गधे से भी कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है ना। हर इंसान से हम हर इंसान हो, चाहे कोई गधा घोड़ा कुछ भी हो, सबसे कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, गधा और घोड़ा इन पे कोई बीमा नहीं है। गाय और भैंस का हम कहें कि 5-5 लाख, कितने भाई? पहले है ना 21 लाख के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अब इनको दोगुना कर दिया तो ये भी 10-10 लाख हो गए हों। भेड़ बकरी पे भी 5-5 लाख का था और ऊंट पर 1 लाख का था। अभी इनको दोगुना कर दिया तो ये भी आंकड़ा जो है ये 2 लाख हो गया, यानी ये 10-10 लाख हो गए, ये भी 10-10 लाख हो गए, ये 2 लाख हो गए। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे? अगला सवाल कर रहा है कि अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम, ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट रखना भाई, अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? मैनार उदयपुर, देवमाली ब्यावर, खेजड़ली जोधपुर, किचन फलोदी। ये तो बहुत इजी सवाल है, ये तो वैसे ही कर देंगे हम लोग, ऑप्शन नहीं देते तो ही कर लेते सर। कि अमृता देवी नाम आते, एक ही गांव का नाम आता है खेजड़ली जोधपुर। हम जानते हैं दोस्तों कि संत माऊ जी, हम कहें कि संत जाम्बो जी जो है, जो कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, सर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। और इसी, है ना, हम कहें कि इसी पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए हमारे जो हम कहें कि अमृता देवी बिश्नोई ने 363 व्यक्तियों के साथ में खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, है ना। तो कि इन्हीं की स्मृति में खेजड़ी मेला भी लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेले का आयोजन भी किया जाता है। और हम कहें कि हम कहें कि जो ये, है ना, ये जो अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना भी कहाँ की जाएगी? खेजड़ली जोधपुर में। ये जो मैनार उदयपुर दोस्तों बर्ड विलेज के नाम से फेमस है। कौन सा विलेज भाई? बर्ड उदयपुर के नाम से फेमस है। फिर अभी ये मैनार उदयपुर और खिचन फलोदी, इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया। ये राजस्थान की तीसरी और चौथी रामसर साइट है। कोई पूछे पहली रामसर साइट कौन सी है भाई? केवला देव है। दूसरी कौन सी भाई? सांबर झील है। तीसरी मैनार उदयपुर, चौथी खिचन फलोदी। ये तो याद रहेगा। देवमाली गांव मेरे दोस्तों, हम कहें कि भगवान श्री देवनारायण का हम कहें कि एक अच्छा स्थान माना जाता है। इसी देवमाली गांव में ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण भगवान हम कहें कि उनका निर्वाण हुआ था। तो कि देवमाली गांव जो ब्यावर है, ये हम कहें कि भारत का बेस्ट टूरिज्म विलेज, ये भी एग्जाम में पूछा गया, भारत का बेस्ट टूरिज्म विलेज, बेस्ट टूरिज्म विलेज, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और है ना, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देवमाली गांव का जो संबंध है वो भगवान देवनारायण से, और भारत का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है? हाल ही में तंजानिया में स्थित माउंट किलीमंजारो, ध्यान रखना भाई, ये तंजानिया अफ्रीका के अंदर है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट किलीमंजारो। चोटी फतह करने का कीर्तिमान किसने हासिल किया? राकेश बिश्नोई, दीपिका सिंह राठौड़, पूनम कंवर या फिर गीता सामोता? फटाफट से जवाब दे दो। बिल्कुल, है ना, माउंट किलीमंजारो को फतह करने का, तंजानिया हम कहें कि अफ्रीका में जो एक स्थान पड़ता है तंजानिया, वहां अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, हम कहें कि 5895 मीटर, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, उसको फतह करने का जो हम कहें कि कीर्तिमान वो दीपिका सिंह राठौड़ ने हासिल किया। किसने किया भाई? दीपिका सिंह राठौड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, कोई हमसे पूछे दोस्तों गीता समोता, ये भी चर्चा में थी, सीकर की रहने वाली गीता समोता, और इन्होंने दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतह किया। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला CISF अधिकारी, पहली महिला CISF अधिकारी, और इनकी पोस्टिंग है डबोक एयरपोर्ट उदयपुर के अंदर। कहाँ भाई? डबोक एयरपोर्ट उदयपुर के अंदर इनकी पोस्टिंग है, CISF में काम करती है। और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला CISF अधिकारी कौन बनी गई? गीता सामोता सीकर की। ये पूनम कंवर, मेरे दोस्तों ध्यान रखना, पूनम कंवर भी पर्वतारोही है और इन्होंने भी माउंट किलीमंजारो को फतह कर रखा है। हाँ भाई, ये ध्यान रखना। राकेश बिश्नोई, ये भी हमारे पर्वतारोही रह चुके हैं। अगला देखो भाई, ये तो बहुत ज्यादा है ना, हम ये तो हमने सब सुना है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है भाई? टाइगर हम कहेंगे डॉक्टर कैलाश सांकला, मुकुल वासनिक, अपूर्व कृष्ण वास्तव या विजय शर्मा? टाइगर मैन कौन है भाई?
हम जानते हैं दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुभारंभ है 1 अप्रैल 1973 से हुआ। 1 अप्रैल 1973 से किसका शुभारंभ हुआ भाई? प्रोजेक्ट टाइगर। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसके प्रथम निदेशक जो थे वो कौन थे भाई? कैलाश सांकला। कौन थे भाई? डॉक्टर कैलाश सांकला जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम निदेशक नियुक्त हुए थे। इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो पूरा जीवन टाइगरों के लिए समर्पित किया था, और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान ध्यान रखना। अगला देखो, राजहंस किस जिले का वन्यजीव शुभंकर है भाई? राजहंस हनुमानगढ़, नागौर, बारां, भीलवाड़ा। ये आप लोगों को रेट में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शुभंकर जो है चर्चा में रहता है, पूछा भी जा सकता है कि ये जो हम कहेंगे राजहंस जो है ये किस जिले का वन्यजीव शुभंकर है भाई? बिल्कुल शानदार जवाब आ गया इसका। तो नागौर। कहाँ का है भाई? नागौर का है। नागौर का शुभंकर क्या भाई? राजहंस है। कोई पूछे हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या भाई? ध्यान रखना, छोटा किलकिला। कौन सा किलकिला भाई? छोटा किलकिला। ये हमारे हनुमानगढ़ का शुभंकर है, ये भी हमको पता रखना है। कोई पूछे बारह का शुभंकर क्या भाई? बारह का मगरमच्छ है। क्या भाई? मगरमच्छ, ये भी हमको ध्यान रखना है। और भीलवाड़ा का क्या है भाई? भीलवाड़ा का मोर है। कौन सा भाई? मोर है। ध्यान रखना, ये हमको चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकिला है, नागौर का राजहंस है, बारह का मगरमच्छ है, और भीलवाड़ा का मोर है। याद रहेगा भाई? चलो अगला सवाल देखो, 2 सवाल अगले अंतिम। राजस्थान वन विभाग द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात गोडावण की चूजों का नाम क्या रखा गया? सिंदूर व सोफिया, व्योम व मिश्री, अभिनंदन और मोहना, ए और बी दोनों। हम कहें कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, साथ हम कहें कि पुलवामा जो हमला हुआ था, उस पुलवामा हमले को हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 7 और 8 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें हमारी आकाश, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक जैसी बहुत है ना मिसाइलों ने पाकिस्तान की बिल्कुल बैंड बजा दी, कम से कम उसके 9-10 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को फेल कर दिया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक ऑपरेशन महादेव भी चलाया, जिसमें हमने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौके पर ढेर कर दिया, बिल्कुल लहूलुहान करके उनको, ठीक है, बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया। ध्यान रखना, तो कि इसी ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान के अंदर राजस्थान वन विभाग ने, ठीक है, वन विभाग इंपॉर्टेंट लगाना, ये भी पूछ सकता है अभी कौन से विभाग ने नाम रखा है? वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में इनका नाम रखा है। तो ये ध्यान रखना, सिंदूर और सोफिया, व्योम और मिश्री, ठीक है, ए और बी दोनों, है ना। क्या क्या नाम रखे गए गोडावण के चूजों का? ये गोडावण के चूजे जो है ये रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में हम कहें कि उत्पन्न हुए थे, और ये जो है ना सिंदूर और सोफिया और व्योम और मिश्री इनके नाम रखे गए, इंपॉर्टेंट। अगला देखो भाई, राज्य स्तरीय वन महोत्सव में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई? ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, क्या आप लोगों को बताना है दोस्तों। वैसे हम ये जो पुरस्कार है ये 5 हम कहें कि 3 कैटेगरी में दिया जाता है। कितनी कैटेगरी में दिया जाता है भाई ये पुरस्कार, है ना। आप लोगों को बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी कि ये जो पहली चीज तो आप लोगों को ध्यान रखनी कि इस बार हमने कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया, तो कि 76वां, कौन सा भाई? 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया। और कहाँ मनाया भाई? जगत गुरु, है ना, हम कहेंगे हमारे जो जगत गुरु रामानंदाचार्य जो विश्वविद्यालय है जयपुर के अंदर, वहाँ हमने इसका, है ना, आयोजन किया है 27 जुलाई को। कब किया भाई? 76वां कब मनाया हमने? 27 जुलाई 2025 को हरियाली तीज के अवसर पर 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। इसमें पुरस्कार कौन सा दिया गया भाई? इंपॉर्टेंट है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक हम कहें कि 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली श्रेणी है वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा के लिए। एक हमारी संस्था है उपकार संस्था। कौन सी संस्था भाई? उपकार संस्था। और उपकार संस्था कहाँ की है भाई? उपकार संस्था अलवर की है। और इस अलवर की उपकार संस्था को 1 लाख रुपए के साथ पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि, है ना, यहाँ व्यक्तियों में मुकुट मणिराज, भोगीलाल पाटीदार, पूनमचंद गोदारा या फिर गौरीशंकर शर्मा। तो मेरे दोस्तों तीसरा जो पुरस्कार है वो हमारे है ना गौरीशंकर शर्मा। एक नाम तो क्या है भाई? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, गौरीशंकर शर्मा, है ना। एक तो नाम याद रखना गौरीशंकर शर्मा, और एक नाम याद रखना आप लोग गोविंद भारद्वाज। गौरीशंकर शर्मा, एक नाम क्या याद रखना भाई? गोविंद भारद्वाज। गोविंद भारद्वाज, इन दोनों को हम कहें कि वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में दिया गया और 50,000 रुपए दिए गए। कितने दिए गए भाई? 50,000 रुपए। गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को दिया गया 50,000 रुपए दिए गए वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में। कोई संस्था पूछे तो ये, है ना, हम कहें कि अलवर की जो उपकार संस्था है इसको 1 लाख रुपए का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया गया। ये जो 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव हमने कहाँ मनाया भी? श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जो विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर, वहां मनाया। कब मनाया भी? 27 जुलाई 2025 को हरियाली तीज के अवसर पर। याद रहेगा भाई, एक एक चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी।
ठीक है, एक एक चीज आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मेरे दोस्तों आप लोग है ना बता सकते हो कि सर मेरे ये डाउट है। आप लोगों को है ना कोई वो ऐसे नहीं करना कि यार सर नहीं, ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि भोगीलाल पाटीदार का संबंध बांसवाड़ा से है। कहां से है भाई? बांसवाड़ा से है। इनको राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला। कौन सा भाई? बाल साहित्य पुरस्कार। हम कहें कि पखेर ऊन पीड़ा के लिए मिला। पूनम चंद गोदारा, इनका संबंध बीकानेर से है। कहां से है भाई? बीकानेर से है। और इनको हम कहें कि राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार मिला। क्या नाम है अभी इनकी कृति का? अंतस्र आंगण। कौन सी कृति भाई? अंतस्र आंगण के लिए पूनम चंद गोदारा बीकानेर की है। इनको युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ये मुकुट मणिराज मेरे दोस्तों कोटा के हैं और इनको 2024 में पुरस्कार मिला था। 2024 में इनको सम्मानित, ये याद नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये जरूर अभी वर्तमान में 2025 का करंट तो हमारी चर्चा में। भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा के हैं। बाल साहित्य पुरस्कार पखेर ऊनी पीड़ा के लिए। पूनम चंद गोदारा बीकानेर की है। युवा साहित्य पुरस्कार अंतश्री आंगणे के लिए। और अमृता देवी विष्णु स्मृति पुरस्कार गौरी शंकर और गोविंद भारद्वाज। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कि ये जो हमारी सूजस थी इसमें आपको ये जो 23 प्रश्न, कितने 23 प्रश्न ये इस बार पूछे गए। एक एक प्रश्न को हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्लियर किया। और इस प्रश्न से संबंधित आपको कोई भी डाउट लगे मेरे दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में दोस्तों आप लोगों को जो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी, आप लोगों को ऐसा लगा होगी यार सर ने कहीं कहीं एक्स्ट्रा जानकारी बताई है, तो अपने नोट्स में जरूर ऐड करना मेरे दोस्तों। क्योंकि ऐसे तो वीडियो देख के तो आप भूल जाओगे, क्योंकि चीज़ें जब तक रिवाइज नहीं होगी, रिमाइंड नहीं होगी, तब तक हमारे दिमाग से चीज़ें निकल जाती है। वही कोई चीज़ को हम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में पूर्णतया छप जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि चीजों को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। बार बार वीडियो देखना तो नहीं पोसाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो कि आप लोगों को वीडियो देखी, उसके बाद जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा लगी उनको आप नोट डाउन कर लो, लिख लो, ताकि आप बार बार उनको पढ़ सको। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से सुजस प्रश्नोत्तरी 3 भी आ चुकी है, जिसका हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, तो कि आप लोगों को बस डेली रोजाना मेरे साथ 5 बजे जुड़े रहना है। मैं आप लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शानदार बढ़िया आप लोगों के लिए कंटेंट दे रहे हैं। अगर मैं चाहता तो आता और फटाफट टिक लगा के और इस वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट में खत्म कर देता। हाँ भाई, आता मैं आपको बताता गौरी शंकर शर्मा खत्म करो भाई, आगे चलो। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों, पोस्टमार्टम करना है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर मुझे एक एज ए टीचर पोस्टमार्टम करना पसंद है। और मैं ऑप्शन का पोस्टमार्टम करता हूं मेरे दोस्तों। एक एक प्रश्न को, एक एक ऑप्शन को हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि क्या पता आगामी परीक्षाओं में उस ऑप्शन से प्रश्न बन जाए, है ना। और यही होता जाता है, नया प्रश्न तो कोई कहां से लाएगा, इन्हीं में से इर्द गिर्द करके जोड़ तोड़ के, तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बस मेरे साथ मेहनत करनी है, दोगुना मेहनत करनी है। अगर मैं आप लोगों के लिए 100% मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को खुद के लिए 200% मेहनत करनी है। अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों आप लोगों को गुरुदेव क्लासेस की टीम के साथ बने रहना है। तो मिलते हैं कल दोस्तों शाम को 5 बजे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मेरे दोस्तों। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार वाले 50 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।